जब बात मैल्कम इन द मिडिल की आती है तो विल्करसन परिवार और उनके आसपास के लोगों के बारे में कई सिद्धांत और रहस्य सामने आते हैं। हम पहले ही कुछ लोकप्रिय सिद्धांतों पर चर्चा कर चुके हैं, जैसे कि कमोडोर 3000 के पीछे का विज्ञान या मानव में कितने नकली डॉक्टर हैं। शरीर प्रतिरोध करता है। लेकिन आज हम परिवार के पिता हेल विल्करसन के बारे में बात करेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें मानसिक बीमारी है जो उन्हें टाइलर डोरडेन जैसे किरदारों के करीब लाती है। दूसरों ने मुझसे पूछा है कि जब हेल ने दूसरे सीजन में अपना काम किया था तो उसने क्या चित्रित किया था, लेकिन आज समय आ गया है कि उसके चरित्र से जुड़े एक और महान रहस्य को सुलझाया जाए। उन्होंने क्या निर्णय लिया? द विल में द विल इन लाइफ के नाम से भी जाना जाने वाला ये सीजन 6 का एक एपिसोड है, जिसमें कोमा में पड़े एक व्यक्ति का जीवन इतिहास के सबसे अनिर्णायक व्यक्ति हेल के हाथों में था। और यद्यपि यह अध्याय का केंद्रीय कथानक है, हम कभी नहीं जान पाते कि हेल ने मरते हुए आदमी के साथ क्या किया। क्या वह जीवित है? क्या वह मर गया है? क्या यह सच है कि अफवाह है कि उन्होंने उसे एक बिजुका में बदल दिया? पहली बात जो हमें करनी चाहिए वह है कि हम उस घटना को शीघ्रता से याद कर लें, क्योंकि जब तक हम सभी एक ही पृष्ठ पर नहीं होंगे हम कोई सिद्धांत नहीं बना सकते। टेस्टामेंट इन लाइफ की शुरुआत में पीटर रूबिन नाम का एक लड़का विल्करसन के घर आता है। वकीलों की एक फर्म से आते हुए वह हेल को सूचित करता है कि उसका नाम उसके एक पड़ोसी, जिसे वह मुश्किल से पहचान पाता है, मिस्टर एडलमैन के नाम पर रखा गया है। अल्बेसिया मूल रूप से वह व्यक्ति होता है जिसे किसी व्यक्ति की अंतिम इच्छा या वसीयत को उसकी इच्छा के अनुसार पूरा करने के लिए चुना जाता है। और यद्यपि श्री एडलमैन की अभी तक मृत्यु नहीं हुई थी, वह कोमा में था, इसलिए हेल को यह चुनने की जिम्मेदारी दी गई कि उसे श्वसन यंत्र से अलग कर दिया जाए या प्लग लगा रहने दिया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि हेल एकमात्र पड़ोसी था जो उसके करीब नहीं था। इसलिए एडलमैन का मानना था कि वर्तमान जैसी किसी चरम परिस्थिति में हेल पूरी तरह से निष्पक्ष रहेगा, अपने बाकी परिचितों के विपरीत जो अपने निजी हितों को बीच में रख देते थे। अगले कुछ मिनटों में हम देख सकते हैं कि कैसे हेल भयानक संभावनाओं का सामना करते हुए खुद से लड़ता है। इसलिए वह बेहतर पैनोरमा के लिए अस्पताल में एडलमैन से मिलने जाता है, जहां उसे भर्ती कराया गया है, और वह मरीज के 2 परिचितों से मिलता है जिनके विचार विपरीत हैं। दृष्टिकोण। पहला परिचित उसे बताता है कि उसके चेहरे पर भावों को देखकर स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वह व्यक्ति पीड़ित है, जबकि दूसरा उसे जीवन से चिपके रहने की एक बड़ी इच्छा का आश्वासन देता है, उसमें प्रतिबिंबित होता है। कुछ दिनों बाद एक समान परिदृश्य होता है जब हेल को 2 डॉक्टरों द्वारा निर्णय लेने की मांग की जाती है, जो भी मौलिक रूप से विपरीत विचारधारा के हैं। दृष्टिकोण और दबाव उसे इस हद तक जीत लेता है कि वह एक उन्मादी रूपांतरण विकार से ग्रस्त हो जाता है और कमर से ऊपर का शरीर गतिहीन हो जाता है, जो चिकित्सकीय दृष्टि से वास्तविक और काफी परेशान करने वाला है। एपिसोड के अंतिम भाग में हम देखते हैं कि लॉइस हेल को उसकी पूर्ण गतिशीलता वापस दिलाने में सफल हो जाती है, उसे यह याद दिलाकर कि निर्णय लेना बुरा नहीं है, क्योंकि उसने कई साल पहले उससे शादी करके अपने जीवन का सबसे अच्छा फैसला लिया था। इससे हेल को पर्याप्त प्रेरणा मिलती है और वह एडलमैन की समस्या का उत्तर ढूंढने में सक्षम हो जाता है तथा एक ऐसा रचनात्मक समाधान प्राप्त करता है जो हमें दिखाई नहीं देता। बाद में लॉइस उसे बताती है कि उसे अपने निर्णय पर बहुत गर्व है, और केवल इसलिए नहीं कि वह अपने पति का समर्थन करना चाहती है, लेकिन वह वास्तव में आश्चर्यचकित है, क्योंकि इस स्थिति में अधिकांश लोगों की तरह उसने भी सोचा था कि केवल 2 ही विकल्प थे, जीवन या मृत्यु। लेकिन हेल ने तीसरा विकल्प चुना। वह उसे बताता है कि लोग इन परिस्थितियों में रचनात्मक ढंग से सोचना नहीं चाहते, लेकिन जवाब हमेशा मौजूद था। और जब उसे पता चला कि एडलमैन को पक्षी बहुत पसंद है तो सब कुछ समझ में आ गया। लॉइस उससे पूछती है कि क्या वह सुपरमार्केट में अपनी जरूरत की हर चीज ढूंढने में कामयाब हो गया, जिस पर हेल जवाब देता है कि हाँ, टोपी को छोड़कर सब कुछ। समस्या यह है कि हेल ने कभी यह नहीं बताया कि उसने क्या किया, और कहा कि यह एक बहुत ही थकाऊ प्रक्रिया थी और वह इस विषय पर फिर कभी बात नहीं करना चाहता। लगभग ऐसा लगता है जैसे पटकथा लेखक हमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यह सिर्फ एक मजाक है और हम इस प्रश्न का उत्तर कभी नहीं जान पाएंगे। लेकिन अगर हर बात का जवाब होता कि ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें मेरा बेटा नहीं है, तो ये चैनल अस्तित्व में ही नहीं होता। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब मजेदार चीज आने वाली है। पहली बात जो हमें स्पष्ट करनी चाहिए वह यह है कि निश्चित रूप से एडलमैन अभी भी जीवित है, यहाँ तक कि श्रृंखला के अंत तक भी। हम जानते हैं कि हेल ने तीसरा विकल्प चुना, जो कि इसे अनप्लग करने या कनेक्टेड छोड़ने से कहीं अधिक है, जिसका अर्थ है कि एडलमैन जीवित रहेगा और निश्चित रूप से बेहतर परिस्थितियों में रहेगा। हम यह नहीं जानते, क्योंकि इस तथ्य के बावजूद कि यह एक पारिवारिक झमेला है, यदि हेल किसी और की मृत्यु का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कारण होता, वह अपने निर्णय से इतना खुश नहीं होता। हम जानते हैं कि हेल के मन में मृत्यु के प्रति बहुत सम्मान है और वह यह मानने लगा है कि मृत्यु के बाद वह लोइस के साथ होगा, इसलिए अपनी सभी असफलताओं के बावजूद वह बुरा न बनने की कोशिश करता है व्यक्ति। और अगर एडलमैन अपने निर्णय के कारण मर जाता है तो विवेक की स्थिति कुख्यात से भी अधिक होगी, या हम हेल को ऐसे व्यक्ति में बदलते देखेंगे जो मानता है कि उसके पास जीवन और मृत्यु पर शक्ति है, जैसे किराया कुछ ऐसा। तो एपिसोड के अंत तक निर्णय लें। हेल ने न केवल अपने पड़ोसी को प्लग इन करने की अनुमति दी, बल्कि कोमा में रहते हुए भी उसे बेहतर जीवन स्तर प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास किया। या फिर सबसे लोकप्रिय के अनुसार उसने उसे एक बिजुका में बदल दिया। सिद्धांत। लॉइस की बदौलत यह पता चला कि हेल को केवल कुछ चीजें खरीदनी थी, जिसमें एक टोपी भी शामिल थी, और यह कि हेल ने एडलमैन के पक्षियों के प्रति जुनून को ध्यान में रखते हुए उनके निर्णय का भरपूर समर्थन किया। मान लीजिए कि यही एकमात्र ठोस सबूत है, इसलिए सबसे लोकप्रिय सिद्धांत बिजुका का है।
और सच तो यह है कि मैं कभी नहीं समझ पाऊंगा कि यह इतना लोकप्रिय कैसे हो गया, क्योंकि अगर हम इसका 30 सेकंड से अधिक समय तक विश्लेषण करें तो इसका कोई वास्तविक आधार नहीं है। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि कोमा में पड़े व्यक्ति को पक्षी पसंद होते हैं, तो फिर उसका बिजूका बनना कैसे उचित होगा? और यह कोई सामान्य बिजूका नहीं होगा। हाँ, अब बिजूका उन्नत हो गया है और कुछ तो अद्भुत ऑडियो और प्रौद्योगिकी प्रणालियों से भी युक्त है, लेकिन चूंकि एडेलमैन एक वास्तविक इंसान है, मांस और खून का एक व्यक्ति जो अभी भी जीवित है, वह एक असाधारण बिजूका होगा। पक्षियों से प्रेम करने वाले, लकवाग्रस्त और कोमा में पड़े एक व्यक्ति के लिए यह कदम एक वास्तविक अत्याचार था। एक वैकल्पिक विचार यह है कि अस्पताल ने कुछ पक्षियों को कोमा में पड़े व्यक्ति के साथ रहने की अनुमति दे दी है, लेकिन यह बहुत अच्छा विचार नहीं है, क्योंकि इससे ऐसी नाजुक स्थिति में पड़े व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। राज्य और न केवल उनकी शारीरिक अखंडता के लिए, बल्कि यह स्वच्छ भी नहीं होगा। सभी पक्षी बीमारियां में या जीवाणु संक्रमण और यहाँ तक कि क्रिप्टोकोकस जैसे फंगल संक्रमण भी फैला सकते हैं। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि जब हेल किराने का सामान लेने सुपरमार्केट गया तो उसने पिस्टेट या पक्षियों को आकर्षित करने वाले खाद्य पदार्थों को देखा। उन्हें रोगी के शरीर पर तथा उसके चारों ओर लगा दिया जाना चाहिए ताकि पशुओं को उस पर उतरने का विश्वास हो जाए। लेकिन एक अस्पताल में बीमार व्यक्ति को पक्षियों से घिरे रहने की अनुमति देना कितना मुश्किल है। इसके अलावा यह भी पता चलता है कि केवल स्पेनिश डब संस्करण में ही सुपरमार्केट है उल्लेख किया गया है। मूल अंग्रेजी संस्करण में यह कहा गया है कि जिस स्टोर में हेल गया था वह रेडियो शेक है, जो इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं और घटकों की प्रसिद्ध श्रृंखला है। भगवान इसे शांति दे। शांति से तो नहीं, यहाँ कोई पिस्टेट नहीं है। तो हेल एक टोपी और इलेक्ट्रॉनिक आइटम से खरीदी गई बहुत सी चीजों के साथ क्या कर सकता है? स्टोर? मेरा पहला और स्वप्निल विचार यह था कि हेल रेडियो शेक में वर्चुअल रियलिटी डिवाइस खरीदने गया था ताकि मिस्टर एडेलमैन अपना शेष जीवन आभासी पक्षियों से भरी आभासी दुनिया में बिताता है। लेकिन दुर्भाग्य से यह एपिसोड चूहे के वर्ष में जारी किया गया था और उस समय आभासी वास्तविकता अभी भी बहुत सीमित थी। पहले से ही कुछ तकनीकी प्रगति हुई थी, लेकिन वे निश्चित रूप से रेडियो शेक के लिए उतनी सुलभ नहीं थी और हेल जैसे व्यक्ति की जेब के लिए तो और भी कम। और ये भी छोटी सी समस्या है कि वह आदमी कोमा में है, वह वर्चुअल में कुछ भी नहीं कर सकता। वास्तविकता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हेल कुछ अलग आविष्कार नहीं कर सकता था। आइए यह न भूलें कि वह मैल्कम के रोबोट को फिर से डिजाइन करने में कामयाब रहा। दोस्तों, कुछ ही दिनों में एक एकीकृत लेजर ट्रैकर और एक मधुमक्खी लांचर के साथ एक हत्यारा भी विकसित करें। इसलिए स्पष्ट रूप से हेल बहुत ही चतुर है जब वह प्रस्ताव करता है। वह इसमें निपुण है और तकनीक में भी वे बहुत कुशल हैं। इसीलिए यह देखते हुए कि वह एक टोपी और बहुत सारी तकनीक का उपयोग कर रहा है, सबसे अधिक संभावना यह है कि वह टोपी के अंदर कुछ एकीकृत करने की कोशिश करता है, जो मुझे ऑडियो के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। उपकरण, बहुत सारे ऑडियो उपकरण। आप देखिए, 2000 के शुरुआती दिनों से ही लोगों के लिए कुछ सकारात्मक मानसिक अवस्थाओं का अनुकरण करने के लिए बाइनौरल ध्वनियों के साथ प्रयोग विकसित करना आम बात रही है। जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दें कि बाइनौरल वेव थेरेपी एक ऐसी तकनीक है जिसमें प्रत्येक कान के लिए 2 अलग अलग ध्वनियां रखी जाती हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक कान में 400 हर्ट्ज की ध्वनि सुनाई दे और दूसरे कान में 410 हर्ट्ज की ध्वनि, तो मस्तिष्क 10 हर्ट्ज की तरंग की व्याख्या करने में सक्षम होगा, जो कि सिद्धांत रूप में कोमा में पड़े व्यक्ति को विश्राम और एकाग्रता की स्थिति में लाने में मदद करनी चाहिए, जो टोपी के अंदर एक अनुकूलित मालिश के साथ मिलकर काम करता है। इससे बाह्य उत्तेजनाओं के प्रति रोगी की संवेदनशीलता को अधिकतम किया जा सकता है तथा कोमा में रहने के दौरान उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति में सुधार किया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति कोमा में होता है तो इसका मतलब है कि वह बेहोश है, हिलने डुलने में असमर्थ है और अपने वातावरण पर प्रतिक्रिया करने में असमर्थ है। लेकिन कारण और संभावित चोटों के आधार पर प्रत्येक रोगी अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया करता है। कोमा अवस्था का अर्थ है कि दिन के 24 घंटों में रोगी सोया हुआ प्रतीत होता है। लेकिन कुछ ऐसी वानस्पतिक अवस्थाएं या न्यूनतम चेतना की अवस्थाएं होती हैं जहां यह अधिक संभावना होती है कि रोगियों में अपने पर्यावरण के प्रति कुछ व्यवहार या प्रतिक्रिया के संकेत हों। और चूंकि हम दृष्टि की इंद्रिय को खारिज कर सकते हैं, सुनने और स्पर्श करने की इंद्रियां वे 2 तरीके हो सकते हैं जिनके माध्यम से रिश्तेदार और मित्र कोमा में पड़े लोगों से संवाद कर सकते हैं। कोमा में पड़े लोगों के बारे में अधिक से अधिक अध्ययन और साक्ष्य सामने आ रहे हैं जिसमें वे यह आश्वासन देते हैं कि वे अपने आसपास कही जाने वाली हर बात को सुन सकते हैं। ये एक ऐसी बात है जो बहुत भिन्न होती है, लेकिन यदि हम उस प्रकरण को याद करें, इसमें एक हिस्सा है जहां एक परिचित ने सुझाव दिया है कि एडेलमैन लगातार अपनी मुट्ठियां भींचते थे, जो कि थोड़ी ताकत और इच्छा शक्ति के संकेत के रूप में था, या शायद यह पीड़ा के कारण था। इसका अर्थ यह है कि चाहे दोनों विकल्पों में से वास्तविक कोई भी हो, उसमें एक निश्चित मात्रा में चेतना है जिसने हॉल को एक टोपी की मदद से और पक्षी का उपयोग करके एक तात्कालिक द्विकर्ण चिकित्सा को एक साथ रखने के लिए प्रेरित किया हो सकता है। उन्हें बताया गया कि वह पक्षी प्रेमी है। यह निश्चित रूप से कोई स्थायी चिकित्सा नहीं होगी और रोगी की प्रतिक्रियाओं और उत्तेजनाओं के आधार पर वे इसे रोक देंगे या जारी रखेंगे। यह काम बहुत श्रमसाध्य लगता है, लेकिन फिर भी हॉल एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है और हम जानते हैं कि वह सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक्स में कौशल रखने वाला एक इंजीनियर है, ताकि वह अपने पड़ोसी की आवश्यकताओं के लिए एक कुशल और व्यक्तिगत प्रणाली विकसित करने में योगदान दे सके। इसके अलावा यह भी संभव है कि उन्होंने एडेलमैन की मांसपेशियों के लिए मालिश करने वालों का इस्तेमाल किया हो, क्योंकि आखिरकार जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक इस अवस्था में रहता है
वह अपक्षयी मांसपेशियों के साथ उठता है और उसे पुनर्वास की आवश्यकता होती है। इसलिए दिन के कुछ घंटों में लयबद्ध कंपन के साथ उसे तनाव मुक्त रखना दीर्घकाल में उसकी शारीरिक स्थिति में सुधार लाएगा। इसलिए हमें यह मानना होगा कि उन्हें एडेलमैन के वातावरण को कुछ अधिक पुरातन लेकिन कार्यात्मक तरीके से अनुकूलित करना पड़ा और अस्पताल की साफ सफाई बनाए रखने से उसके पड़ोसी के आसपास कोई असली पक्षी नहीं होगा और उसे डराने के लिए कुछ भी नहीं होगा। जाहिर है, चाहे वह जाग जाए या नहीं। इस रणनीति का अर्थ है कि एडेलमैन को तब तक उपचार दिया जाएगा जब तक कि वह कोमा से बाहर नहीं आ जाता और उसका स्वास्थ्य पूरी तरह बहाल नहीं हो जाता। या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यह वास्तव में हॉल की जिम्मेदारी नहीं थी और शायद इसीलिए वह अपने निर्णय से इतना खुश था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। अलविदा।